हेलो गाइस, वेलकम टू एचआर एकेडमी। नाउ गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेवी एसएसआर के लिए फिजिक्स की क्लासेस, जिसमें आज हम देखेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, देखते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो था, इसमें फिजिकल वर्ड ही था, ठीक है। तो यहाँ से आपकी नेवी एसएसआर में क्वेश्चन बनेंगे और मेजरमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो दो टॉपिक हैं इन्हें आज हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें से लाया है कि आप फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स कहा जाता है कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं कि प्रकृति के मूल बल। फिजिक्स आपने देख लिया कई टाइप्स के, इसमें क्या है ब्रांचेस होती हैं, जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं वो कई टाइप की ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, ठीक है। जिनमें आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एक तो सबसे पहले आपकी है यांत्रिकी, ठीक है। यांत्रिकी हो गया आपकी, ठीक है। यांत्रिकी और प्रकाशिकी हो गया, ठीक है। यांत्रिकी आपकी हो गई, प्रकाशिकी हो गया नंबर 2 पर। नंबर 3 ऊष्मागतिकी, नंबर 4 है दोलन और तरंगें, ठीक है। वैद्युत गतिकी, ये सारी इसकी ब्रांचेस हो गई, ठीक है। ये सारी फिजिक्स की आपकी क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या कहाँ से बनेंगे, वो प्रकृति के मूल बल होंगे। और इसमें जो रूल्स हो गया, प्रकृति के जो मूल रूल्स हैं, नियम हैं, उनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो प्रकृति के जो मूल बल हैं वो कितने टाइप्स के हैं, तो 4 प्रकार के प्रकृति के मूल बल हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है गुरुत्वाकर्षण बल। नाम तो आपने सबके सुन रखे होंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। और दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है क्षीण नाभिकीय बल। तो आज हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा होगा 11th में, ठीक है। तो ये रिवाइज करना है आपको, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है वो आज ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है वो उनके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक मेरे पास ये वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है, ठीक है। इसका जो मास है वो है m1 और इसका जो मास है वो है m2, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है आपकी r है, ठीक है। r डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, माना गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो F क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती है m1 और m2 के, ठीक है। F द्रव्यमान और किसके, द्रव्यमान के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होगा। और उनके बीच की जो दूरी है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूरी की वर्ग भी होना था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, ठीक है। r यहाँ पे वर्ग होना था, दूरी के वर्ग, ठीक है। दूरी के यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। F क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2 एंड F दूसरे में क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हम क्या देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो आपकी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, F दोनों को एक साथ लिखूंगा तो F प्रोपोर्शनल हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r² के, ठीक है। F क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r² के हो जाएगा, ठीक है। m1 m2 अपॉन r² के हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रखा है m1 m2 अपॉन r² के,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कि ये जो साइन है इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और मैं वो कांस्टेंट लेता हूँ जी। ठीक है, जी मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो जी होता है इसे ही हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बन गया एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इतना हो गया, पहला नियम आ गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, दो बिंदु हैं, उनका द्रव्यमान है m1 और m2 है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी है r है। ठीक है, तो जो बल होगा वो क्या होगा, उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर वस्तुओं का द्रव्यमान ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और आर का मतलब क्या है कि अगर उनके बीच की जो दूरी है, दूरी अगर ज़्यादा है तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानु उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है कि अगर आर ज़्यादा है तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब नेक्स्ट है दूसरा आपके पास विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग भी होना था। ठीक है, के यहाँ पर वर्ग आपने फिर छोड़ दिया है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना था। ठीक है, वर्ग यहाँ पर भी छूट गया है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। माना मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, दूसरा बिंदु आवेश सी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी मैंने फिर आपको बता दी आर है, और ये है इसका, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q1 है, और इस पर आवेश यानी Q2 है। तो F जो होगा आपका, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आर स्क्वायर की हो जाएगा। इतना हो गया, और फिर इसमें क्या करना है, इसे भी मैं साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू, यहाँ मैंने नियतांक ले लिया के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आवेशों। ठीक है, और ये जो हो गया, ठीक है, ये हो गया अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, और यहाँ वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इस तरीके से के की वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको आपका जो विद्युत वाला जो चैप्टर है उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फोर्स है वो आपका है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल यानी नाभिक के, ठीक है, जो नाभिक होता है, नाभिक, प्रबल नाभिकीय बल का मीनिंग क्या है कि नाभिक के प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। जो क्या होता है, जो परमाणु होता है ना, तो उसके सेंटर में क्या होता है, ये परमाणु है तो इसके सेंटर वाला जो ये पार्ट होगा, ठीक है, तो उसमें ही उसका क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान रहता है। ठीक है, तो इसी पर क्या होता है, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं। ठीक है, जो परमाणु का जो नाभिक होता है ना, ये वाला नाभिक, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, और जो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक साथ बांधे रखता है उस बल को कहते हैं आपका प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ हम अब लक्षण देख लेते हैं। तो ये बल जो होता है, यह बल होता है बहुत प्रबल होता है। ठीक है, यह बल क्या होता है, प्रबलता की अगर बात करी जाए तो ये बल होता है विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना प्रबल होता है। ठीक है, 100 गुना क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, और परास की बात करें तो परास क्या होगा, लघु परास वाला हो गया, क्योंकि दो सूक्ष्म कणों के बीच लग रहा है, तो मतलब परास मैंने सीमा, तो उसकी सीमा कितनी होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो आपका क्या है,
सबसे ज़्यादा प्रबल बल कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल जो आपका है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सबसे दुर्बल बल कौन सा है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, प्रबल और दुर्बल की बात करी जाए ये और परास सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो परास सबसे ज़्यादा होती है गुरुत्वाकर्षण बल की, और परास सबसे कम हो गया प्रबल नाभिकीय बलों की परास क्या होती है? कम होती है। ठीक है, दूसरा है कि ये बल क्या होते हैं? यह बल विद्युत चुंबकीय 100 गुना अधिक होता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह बल क्या होता है? आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और इस बल की प्रबल नाभिकीय बल लघु परास वाला होता है। ठीक है, लघु परास वाला बहुत सूक्ष्म सीमा तक लग रहा है, तो मतलब सूक्ष्म कणों के बीच लग रहा है, तो मतलब क्या होगा? परास क्या होगी? इसकी कम ही तो होगी। ठीक है, अब बात आगे करें क्षीण नाभिकीय बल की बात की जाए तो कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। और यह भी क्या होता है? लघु परासी बल हो गया। ठीक है, सूक्ष्म कणों के बीच लग रहा है तो लघु परास होगी। ठीक है, सभी मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और जो ये उसका थोड़ा ये देख लेते हैं मूल, ये जो बल है ना, मूल बल किन किन कणों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं उनको देख लेते हैं। तो जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है वो आवेशित कणों के फोटोनों के विनिमय के कारण, जो आपके आवेशित कण होते हैं उनमें फोटोनों के विनिमय के कारण होते हैं। ठीक है, फोटोनों के विनिमय के कारण होते हैं। ठीक है, फोटोनों के विनिमय के कारण होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल फोटोनों के विनिमय के कारण होता है। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल किन के विनिमय के कारण होते हैं? तो न्यूक्लियनों के मेसोनों के विनिमय के कारण होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल मेसोनों के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। और क्षीण नाभिकीय बल होता है आपका किसके? बेसानों की क्या होता है? बेसोनों के विनिमय के कारण तो होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो अभी तक अनिर्धारित कण है, अनिर्धारित कण ग्रेविटॉन। ठीक है, ग्रेविटॉन कहा जाता है उन्हें। ठीक है, अब परास और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस कण की परास सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, कौन सा बल क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तो प्रबलता की दृष्टि से मैं आपको बता दूं तो प्रबल सबसे ज़्यादा होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबलता की बात करी जाए तो प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो क्या करता है? दो कणों क्या करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है। और सबसे दुर्बल जो बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे दुर्बल बल। कौन सा होता है? सबसे दुर्बल जो बल होता है, क्योंकि उतनी शक्तिशाली से वो क्या करता है? दो वस्तुओं को नहीं बांधे रखता है। ठीक है, जैसे क्या है? एक पत्थर है, पृथ्वी तल पर क्या है? एक पत्थर है, उस पर भी क्या हो रहा है? उस पर भी क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। बट हम उसे क्या कर सकते हैं? आसानी से हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा बल लगा कर क्या है तो उस पत्थर को उठा सकते हैं। ठीक है, जबकि जो नाभिक में क्या होता है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें आसानी से अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? नाभिक में क्या होता है? प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को करना दुर्लभ काम है एक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होता है? तो प्रबल नाभिकीय बल। और दुर्बल कौन होता है? तो दुर्बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक है, अब परासीमा की बात की जाए तो परासीमा सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो परासीमा सबसे ज़्यादा होती है आपकी गुरुत्वाकर्षण बल की। देखिए, सारा जो ब्रह्मांड है उनके मध्य कौन सा बल लग रहा है? तो वो लग रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब सब ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच कौन सा बल लग रहा है? वो लग रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक परासीमा क्या होगा इसकी? बहुत ज़्यादा हो गई। जबकि जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है वो क्या होता है? प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के बीच लगता है, यानी उसकी जो परास सीमा होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, भौतिक नियमों की प्रकृति देख लेते हैं, कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। इससे मैं एक ये बता देता हूँ। ठीक है, यदि बल संरक्षित नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत। एक बात, संरक्षित बल किसे कहते हैं? तो संरक्षी बल किसे कहते हैं? संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा
कृत कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता है। न करे अर्थात संपूर्ण चक्र प्रक्रम में बल द्वारा कृत कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जिस तरीके से जो आपका विस्थापन होता है ना कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ से अगर कोई वस्तु स्टार्ट हो रही है और यहीं पर आके खत्म हो रही है तो उससे क्या होते हैं, तो उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, बल जब क्या होता है, संरक्षी संरक्षी यानी जब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पिंड है, ये मैंने यहाँ रख रखा, एक तो ऊपर से मैं बल लगा रहा हूँ, यहाँ से भी मैं सेम बल लगा रहा हूँ, यहाँ से भी सेम बल लगा रहा हूँ, ये तो इस पर बल जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, वो क्या है, संरक्षी है। और बल लग रहा है तो ऊर्जा भी तो देनी होगी। ठीक है, बल से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये क्या होगी, इनके अलावा इसमें हमारी ऊर्जा तो नष्ट हो रही है ना, पर काम हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का यदि बल संरक्षी है, ये बल क्या है, संरक्षी है, इस कंडीशन में बल क्या है, संरक्षी है। बट अगर क्या करता हूँ मैं, इसी में क्या करता हूँ, अगर मैं ये कोई पिंड है, इसमें मैं इधर साइड बल लगाता हूँ तो क्या होता है, ये क्या होगा, जितना मैं बल लगाऊंगा उतना ही वो क्या होगा, खिसकेगा। ठीक है, उतना ही वो क्या होगा, उस साइड जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जितना मैंने ऊर्जा इस पर लगाई है वही ऊर्जा जो होती है, वही ऊर्जा इससे प्राप्त होती है और वो क्या करती है, उसे चलायमान कर देती है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि यदि बल संरक्षीय है तो ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, ऊर्जा क्या होगी, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। पहले मैं मेरे पास ऊर्जा थी, मैंने इससे ट्रांसफर करी, तो ऊर्जा मैंने थोड़ा ऊर्जा तो दी, अपनी ऊर्जा मैंने नष्ट करी और इससे क्या हो गई, ऊर्जा दी, तभी ही क्या हुआ, चलायमान हुआ। नेक्स्ट की अगर बात करी जाए, ऊर्जा संरक्षण का हो गया, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि कणों की किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। ये चीज़ें देख लेते, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बाह्य बल होता है ना, बाह्य बल शून्य हो तो निकाय के रेखीय संवेग। अब वही एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर बल लगा रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से, इस पर कार्य करने वाला बाह्य बल क्या है, शून्य है, तो रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होगा। ठीक है, इसमें कोई संवेग उत्पन्न नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। अब है नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कोणीय संवेग का नियम। ठीक है, कोणीय संवेग का नियम क्या है, और कोणीय संवेग, द्रव्यमान संवेग और आवेश संरक्षण, तीन और नियम ये भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका कोणीय संवेग का नियम होता है वो क्या होता है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य है। ठीक है, इस पर अगर बाह्य बल आघूर्ण जो है, इसमें कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है तो निकाय का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। उस कंडीशंस में निकाय का जो कोणीय संवेग होगा, निकाय का जो कोणीय संवेग होगा वो संरक्षित रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण जो आपने E=mc² है ना, उसी को समझ लीजिएगा, वही ये है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बढ़ा जा सकता है। जैसे ऊर्जा की कंडीशन में कि ऊर्जा को एक दूसरे रूप में नष्ट किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं और द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते। जो आपके द्रव्यमान है वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी के रूप में चेंज हो सकता है, ठीक है, बट क्या होगा, नष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब है आपका आवेश संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, तो वो बता देते हैं आपको। आवेश संरक्षण का नियम जो है उसके अनुसार क्या है कि एक विलगित निकाय, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश क्या हो रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, एक आइसोलेटेड निकाय है, ठीक है, निर्वात में अगर आप क्या करते हैं, एक कांच की एक बंद नली लेते हैं और उसके अंदर जितना भी आवेश होगा वो क्या होगा, संरक्षित रहता है। ठीक है, ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का अगर क्या होता है, कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका मेजरमेंट से देख लेते हैं। मेजरमेंट्स में आपके पास क्या क्या है, मेजरमेंट्स में आपके पास क्या होता है, मात्रक हो गया। ठीक है, मात्रक आपके दो होंगे, एक होता है मूल मात्रक, मापन, मेजरमेंट्स हो गया। ठीक है, मेजरमेंट्स यानी किसी वस्तुओं का मापन करना, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तुओं की स्थिति नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गणना करना। ठीक है, वही आपका क्या हो गया,
मापन या मात्रक हो गया। ठीक है, मापन या मात्रक समझ गए आप कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अगर हम क्या करते हैं गणना करते हैं तो वही मापन हो गया। और मात्रक क्या होते हैं, जिससे हम मापेंगे वही आपका क्या होता है, मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट हो गया, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक देख लेते हैं। तो मूल मात्रक होते हैं आपके 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, और जो आपका व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक आपके सारे जितने भी मात्रक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मूल मात्रकों से, जो आपके मूल मात्रक 7 मूल मात्रक हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे ही उनके फॉर्मूले क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जो पहले का जो टाइम था आपका, ठीक है, पहले का जो आपका टाइम था, ठीक है, पुराने समय में क्या किया जाता था, जब हम क्या करते थे, एक वस्तु को दूसरी वस्तु जब क्या करते थे, पहले क्या था कि जो वस्तुओं का मापन है वो वर्तमान समय में जो जिस प्रकार से हम वस्तुओं का मापन करते हैं उस प्रकार से नहीं करते थे। तो उसके लिए भी अलग अलग मापतोल की अलग अलग पद्धतियाँ थी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो पहले एक तो सीजीएस पद्धति थी। ठीक है, सीजीएस पद्धति हो गई। ठीक है, तो आपको देखनी होगी एमकेएस पद्धति, मापन की पद्धतियाँ। अब जो पद्धति वर्तमान समय में चलती हैं वो क्या है, एसआई पद्धति चलती हैं। ठीक है, एसआई पद्धति आप सिस्टम, ठीक है, जो ये एसआई पद्धति है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है, इसका पूरा नाम, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। और जो एसआई पद्धति है वो अब सर्वमान्य पद्धति है। ठीक है, विश्व में अलग अलग कोनों पर जो क्या है, मात्रक अलग अलग है। जैसे ब्रिटिश टाइम पर क्या था, एफपीएस है, ब्रिटिश जो लोग थे वो फुट पाउंड एंड सेकंड का जो मापन करते थे। सीजीएस मैंने सीजीएस सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, टाइम का मात्रक सेकंड है, ग्राम आपका द्रव्यमान है। ठीक है, और सी का, ठीक है, सेंटीमीटर आपका लंबाई का मात्रक है। ठीक है, दूसरा एमकेएस पद्धति आया उसके बाद। एमकेएस मैंने मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर रखा गया, द्रव्यमान का किलोग्राम रखा गया, और टाइम का क्या है, सेकंड रखा गया। और एसआई पद्धति वो पद्धति है जो सर्वमान्य है, संपूर्ण विश्व में क्या होती है, सर्वमान्य पद्धति है, हर जगह चलेगी जो पद्धति। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो पद्धति यूज करी जाती है वो आपकी एसआई पद्धति ही है। ठीक है, तो मूल मात्रकों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने मात्रकों की पद्धति देखी, कौन कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। ठीक है, ठीक है, ये है, ये कौन सी आप वर्तमान समय में एसआई पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है। ठीक है, इतना हो गया। मूल मात्रकों की बात करी जाए तो मूल मात्रकों की आपकी जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। मूल मात्रक कितने, 8 हैं। तो पहला है, ये मूल राशियां हैं और मूल राशियों के मात्रक हैं। पहला लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता जो है उसका मात्रक है कैंडेला, पदार्थ की तीव्रता का मात्रक है मोल। ये 7 चीज़ें, इन्हें याद कर लीजिएगा। पहला है, पहला क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्या हैं, आपके मूल मात्रक हैं। ठीक है, और इनके अलावा पूरक मात्रक भी हैं आपके पास दो, एक होता है कोण और दूसरा है घन कोण। ठीक है, कोण और घन कोण आपके पूरक मात्रक हैं, जिनके राशियां हैं, पूरक राशियां हैं, जिनकी पूरक मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन हो गया। इतना हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक राशि है घनत्व। ठीक है, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ρ=m/v होता है। ठीक है, m/v होता है। तो जो m होता है द्रव्यमान का मात्रक, क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका
किलोग्राम होता है। ठीक है, अभी मूल मात्रक में मैंने बताया था। और जो आपका क्या होता है, वी होता है, वी का मतलब आयतन होता है। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल, आयतन का मात्रक आयतन में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब किसी ठोस चीज़ की अगर बात करें एल बी इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें एल का मात्रक है एम, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वी का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो रो का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ऐसा है सिस्टम में इसका मात्रक। ठीक है, तो ये क्या है, जो रो है, जो हमने घनत्व है वो हमने डिराइव किया है। ठीक है, डिराइव किया है किस चीज़ से, द्रव्यमान के मात्रक और वी के मात्रक, आयतन के मात्रक से। और जो वी का मात्रक है वो भी हमने क्या किया है, v का जो मात्रक है वो भी हमने क्या किया, v इज इक्वल टू क्या किया, l इंटू बी इंटू एच, इनमें 3 डायमेंशनल होता है तो मीटर क्यूब इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिराइव किया है हमने, जो v है वो भी हमने क्या किया है, डिराइव किया है। ठीक है, डिराइव व्युत्पन्न किया है, उत्पन्न किया है लंबाई के मात्रक से। और जो घनत्व है उसका मात्रक हमने उत्पन्न किया है आपका कि द्रव्यमान और आयतन के मात्रक से। ठीक है, तो इतना हो गया, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इनकी जो ये जो चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ तक शायद आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना टफ कुछ था भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी हैं ये अभी थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन था आपका, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कर लीजिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ उसमें और भी जो नोट्स होंगे वो जो आपको यहाँ नहीं, और बाकी ये सारे नोट्स भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक दूसरी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही एक दूसरी वीडियो भी अपलोड करी जाए चैनल में, शाम तक आपके पास रात को आज एक दूसरी वीडियो भी आ सकती है, वो आपकी होगी जनरल अवेयरनेस की कोई वीडियो आएगी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन क्या होगा, बन सकती है वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, धन्यवाद गाइस।